नमस्कार। जेडीसी मंत्रा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। राष्ट्रपति भवन की ओर से इंडिया टुडे समूह को एक लेटर लिखा गया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी लेटर में पिछले दिनों नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र के अनावरण को लेकर पत्रकारों द्वारा सोशल मीडिया पर किए गए दावों का हवाला दिया गया है। राष्ट्रपति के प्रेस सचिव अजय कुमार सिंह की ओर से इंडिया टुडे समूह के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ अरुण पुरी को लिखे गए इस लेटर में सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिन भ्रमित खबर चलाने की बात कही गई है। पत्र में कहा गया है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उनकी तस्वीर के अनावरण को लेकर पत्रकारों के एक वर्ग द्वारा भ्रामक जानकारी फैलाई गई कि ये तस्वीर नेताजी की नहीं बल्कि प्रसन्नजीत चटर्जी की है। इंडिया टुडे समूह के वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई की तरफ से भी ऐसे ही दावे सोशल मीडिया पर किए गए, लेकिन निराशाजनक बात यह है कि पत्रकारों ने इससे जुड़े तथ्यों की जांच परख करना भी जरूरी नहीं समझा, ना ही नेताजी के परिवार के किसी सदस्य से इस संबंध में बात करना जरूरी समझा। राष्ट्रपति भवन की ओर से कड़े शब्दों में इस तरह की हरकत के लिए निंदा करते हुए भविष्य में इंडिया टुडे समूह के साथ अनुबंध की समीक्षा की बात कही गई है। वहीं कल शाम कंपनी मीडिया के एक बड़े अधिकारी चैनल आज तक पर मेरे लिए एक यादगार क्षण था। स्टूडियो में अंजना ओम कश्यप ने घोषणा की, राकेश टिकैत सरेंडर करेंगे। इस घोषणा के बाद अंजना ओम कश्यप ने रिपोर्टर चित्रा त्रिपाठी को लगभग टास्क दिया कि इसे साबित कर दो जितनी जल्दी हो सके। चित्रा त्रिपाठी राकेश टिकैत के पीछे पड़ गई। लगभग 20 बार से अधिक उन्होंने कहा, आज आप सरेंडर कर रहे हैं, कभी कभी पूछने के लहजे में तो कभी राकेश टिकैत को ही बताने के लहजे में आज आप सरेंडर करने जा रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत अपनी बात पर अड़िग थे। उन्होंने कहा था, हम सरेंडर नहीं कर रहे बल्कि सुप्रीम कोर्ट में दीप सिद्धू और उनके संबंधित लोगों के बारे में जांच की मांग करते हैं। चित्रा त्रिपाठी आज तक की अभिलाषी घोषणा को फिर भी साबित करने में जी जान में लगी थी। अंत में मैंने देखा कि राकेश टिकैत मंच की ओर बढ़ते चित्रा त्रिपाठी के सिर पर हाथ जैसे रखा, मानो कह रहे हो, बेटी परेशान मत करो, मुझे मंच तक जाने दो, वहीं बताऊंगा क्या करना है। मैंने ये क्षण देखा तो दिल में नमी महसूस की। कितना अमानवीय कर दिया टीवी से पढ़ी लिखी स्त्रियों को। मेरा ख्याल है चित्रा त्रिपाठी अगर महसूस कर पाई होंगी तो उन्होंने अपनी क्रूर पत्रकारिता के बीच भीड़ में कल शाम इस इंसान का अपने सिर पर आता हुआ हाथ महसूस किया होगा। कोई कुछ भी कहे, राकेश टिकैत इंसानियत से भरे सरोकारी किसान नेता है। तभी ऐसा हुआ होगा कि कल वह भावुक हुए और उनके बाद देर रात लोग उनके समर्थन में सड़क पर जुटने लगे थे। मैं एंकर चित्रा त्रिपाठी को नहीं जानती, उनके किसी करीबी मित्र से भी परिचय नहीं है, लेकिन मैं हमेशा जानना चाहूँगा कि कल शाम चित्रा त्रिपाठी ने राकेश टिकैत के लिए वाकई क्या महसूस किया, कुछ महसूस किया भी या नहीं। अगर चित्रा त्रिपाठी वह महसूस कर सकी होंगी जिसका मुझे अनुमान है और कभी बता सकेगी तो वही है जिसकी हत्या मीडिया इन दिनों लगातार कर रहा है। इसी हत्यारी प्रवृत्ति के कारण अंजना ओम कश्यप और रूबिका लियाकत स्त्री होकर भी डरावनी लगती है। देखते हैं अगली खबर की तरफ। गोदी मीडिया की गुलामी से बाहर आए, समझे कि राजदीप के साथ क्या हुआ। गुलाम मीडिया के रहते कोई मुल्क आज़ाद नहीं होगा। गोदी मीडिया से आज़ादी की नई आज़ादी लाएंगी। मेरी ये बात लिखकर पर्स में रख लें। गांव और स्कूल की दीवारों से लेकर बस, ट्रैक्टर और ट्रक के पीछे भी लिखकर रख लें। इसका मीम बनाकर लाखों लोगों में बांट दें। मेरी राय में सच्चा हिंदुस्तानी वही है जो गोदी मीडिया का गुलाम नहीं है। गोदी मीडिया के जरिए जनता को राजनीतिक रूप से गुलाम बनाया जा रहा है। ये उसी गुलामी का चरम है कि जनता का एक बड़ा हिस्सा उन किसानों को आतंकवादी कहने लगा है जिन्हें अन्नदाता कहते नहीं थकता था। उसकी ताकत ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश हुकूमत से भी 10 गुना है। गोदी मीडिया ने 5 साल में ही जनता को गुलाम बना दिया है। आज पूछेंगे कैसे। गोदी मीडिया ने जनता को सूचना विहीन कर दिया है। सूचना विहीन जनता गुलाम ही होती है। गोदी मीडिया सरकार से सवाल नहीं करता है, सरकार की तरफ से जनता के बीच काम करने वाला नया लठैत है। ये सरकार की सरकार है। इसे पुलिस से लेकर तमाम एजेंसियों का सहारा मिला है। इसका काम है सही सूचनाओं को आप तक नहीं पहुंचाने देना, सूचनाओं का पता नहीं लगाना,
इसकी जगह झूठ फैलाना, फेक न्यूज़ फैलाना और उसके भीतर लगातार धारणाओं का निर्माण करना। सूचना और धारणा के बीच बहुत फर्क होता है। गोदी मीडिया सूचना की जगह धारणाएं बनाता है, जैसे किसान आतंकवादी है और कोरोना तबलीग जमात से फैला है। ये जिस तरह से अल्पसंख्यकों का शिकार करता है, उसी तरह से बहुसंख्यकों के उस हिस्से का भी करता है जो हक की लड़ाई लड़ते हैं, जो सरकार से सवाल करते हैं। कई शो चैनल, हिंदी के अखबार और आईटी सेल का खेल एक है। जनता एक वैसी सूचना मत पहुंचने दो जिससे वह सतर्क हो जाए, सवाल करने लगे, उसे झांसे में रखो। आज देश में भयंकर बेरोजगारी है। सैकड़ों आंदोलन के बाद भी भर्ती परीक्षा की हालत ठीक नहीं है। मोदी मीडिया ने इस मुद्दे को खत्म कर दिया। इसकी जगह लगातार लोगों को एक धर्म के नाम पर डराता रहा और एक झुंड को धर्म का रक्षक बनाकर पेश करता रहा। मोदी मीडिया ने बेरोजगार नौजवानों को भी सांप्रदायिक बनाया है, धर्मार्थ बनाया है। पूरा प्रोजेक्ट ऐसा है कि जनता एक धर्म से नफरत करती रहे और सवाल करने के लायक ना रहे। इसलिए लगातार धारणाओं की सप्लाई की जाती है, सूचनाओं की नहीं। जैसे अंग्रेज सूचनाओं को पहुंचाने से रोकते थे, पत्रकारों को जेल भेजते थे, उसी तरह से आज हो रहा है। सूचना लाने वाला पत्रकार जेल में है, जिसके खिलाफ मुकदमे हो रहे हैं। आईटी सेल जैसे पत्रकारों को बदनाम करती है ताकि इससे झांसे में आकर जनता उनका झुंड पत्रकार पर हमला कर दे। अंग्रेजी हुकूमत प्रेस का गला घोटती थी, आज की सत्ता गोदी मीडिया के जरिए प्रेस और जनता का गला घोटती है। आप मेरी बात लिख कर रख ले। या तो भारत की जनता अगले 100 साल के लिए गुलाम हो जाएगी, या अपनी आज़ादी और स्वाभिमान के लिए गोदी मीडिया के प्रभाव से बाहर आने की अहिंसक और वैचारिक लड़ाई लड़ेगी। नहीं लड़ेगी तो उसकी किस्मत गुलामी तो ही है। राजदीप सरदेसाई के साथ हुआ, इसी संदर्भ में देखें। गोदी मीडिया के बाकी एंकर लगातार झूठ और सूचना विहीन धारणाएं फैलाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, माफ़ी नहीं मांगते हैं। तबलीगी जमात के कवरेज को लेकर सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट की टिप्पणी पढ़िए। गोदी मीडिया ने जितना खतरनाक खेल खेला, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, कोई अफसोस नहीं कि भूल हुई है। प्रेस के काम में गलती होती है, तरीका है कि आप सफाई दें और अफसोस जाहिर करें। राजदीप से जो हुआ वह गलती थी जो दोबारा नहीं दोहराई गई। तबलीग सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो हुआ वो प्रोपगेंडा था, क्योंकि एक दिन नहीं कई हफ्ते चला। दोनों में अंतर है, लेकिन राजदीप की सैलरी बंद कर दी गई, एंकरिंग से हटा दिया गया, अब एफआईआर की जा रही है। क्या आप इस खेल को समझ पा रहे हैं? किसी भी घटना में कई तरह के दावे होते हैं, उन दावों की रिपोर्टिंग अपराध है, सोच समझकर पेश करनी चाहिए। लेकिन राजदीप ने पुलिस का भी मत दिया था। राजदीप ने इन दोनों को लेकर महीनों कार्यक्रम नहीं चलाया जो गोदी मीडिया करता है, और जहां वह काम करते हैं वो भी गोदी मीडिया की ही है। संदेश साफ है, अब सिर्फ पुलिस को कहेगी वही रिपोर्ट करना होगा, वरना एफआईआर होगी। इसे गुलामी नहीं तो क्या कहते हैं? न्यूज़ लॉन्ड्री के आयुष तिवारी का लेख पढ़िए, उसको खेल का समझ आ जाएगा, आपको गुलामी दिख जाएगी। आज पत्रकारों के लिए नौकरी असंभव हो चुकी है। एक ही रास्ता है, चुप रहो, समझौता करो, लेकिन कहाँ तक? इसलिए गोदी बनो, वरना बाहर का रास्ता खुला है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सोशल मीडिया के जरिए दिल्ली के दंगों भड़काने के आरोप में उत्तर प्रदेश पुलिस ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर, सीनियर न्यूज एंकर राजदीप सरदेसाई समेत 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इसमें 6 वरिष्ठ पत्रकारों के नाम हैं, जिसमें इंडिया टुडे समूह के सलाहकार संपादक राजदीप सरदेसाई, नेशनल हेराल्ड की वरिष्ठ सांप्रदायिक सलाहकार मृणाल पांडेय, उर्दू अखबार कौमी आवाज के मुख्य संपादक जफर आगा, करवा मैगजीन के मुख्य संपादक प्रकाश परेशनाथ, एडिटर विनोद के जोश और उसके कार्यकारी संपादक अनंतनाथ शामिल है। इस मामले में संपादक की शीर्ष संस्था एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया ने राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडेय और जफर आगा जैसे वरिष्ठ पत्रकारों के खिलाफ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज की एफआईआर पर निंदा की है। एडिटर गिल्ड ने अपने बयान में कहा है, हम धमकी भरे तरीके की निंदा करते हैं। इसमें 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों के विरोध प्रदर्शन की रिपोर्टिंग के लिए यूपी और एमपी पुलिस ने वरिष्ठ पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। गिल्ड ने इस एफआईआर को धमकाने, परेशान करने और फ्री मीडिया पर हमले के रूप में देखा है।
शुक्रवार को जारी इस बयान में गिल ने कहा कि पत्रकारों को विशेष रूप से उनकी व्यक्तिगत सोशल मीडिया हैंडल पर प्रदर्शनकारियों में से एक की मौत से जुड़ी रिपोर्टिंग के लिए टारगेट किया गया है। गिल ने यूपी सरकार से तुरंत एफआईआर वापस लेने की अपील की है। साथ ही ये भी कहा है कि इस मामले में न्यायालय को देखना चाहिए, क्योंकि हर बार पत्रकारों पर इस तरह से देशद्रोह जैसी गंभीर धाराओं का इस्तेमाल कर उनकी बोलने और लिखने की आज़ादी पर पहरा लगाने की कोशिश होती है। दरअसल गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों ने दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकाली, जिसमें किसानों के आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया। इस घटना को रिपोर्टिंग को लेकर पत्रकारों पर आरोप लगा है कि उन्होंने गणतंत्र दिवस के मौके पर अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हिंसा फैलाने का काम किया। दरअसल गणतंत्र दिवस वाले दिन किसान के प्रदर्शन में एक शख्स की मौत हो गई थी। वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने मृतक की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि प्रदर्शनकारी की मौत कथित पुलिस की गोली से हुई है, लेकिन बाद में ये बात सामने आई कि उस व्यक्ति की ट्रैक्टर पलटने की वजह से हुई थी मौत। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश के 4 बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु के लिए 48वें और 91वें हफ्ते के बीच की रेडियो ऑडियंस मेजरमेंट रेटिंग जारी हो गई है। इन रेटिंग्स में के अनुसार मुंबई और दिल्ली के मार्केट में फीवर एफएम का दबदबा बना हुआ है। बेंगलुरु के बिग एफएम सबसे ज़्यादा सुना जाता है, जबकि कोलकाता में रेडियो मिर्ची टॉप पर रहा है। मुंबई की बात करें तो यहाँ 12 साल से ऊपर आयु वर्ग के 12.2 मिलियन श्रोताओं में फीवर एफएम का मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा 16.9% रहा है। श्रोताओं की हिस्सेदारी में मीडिया सिटी 13.8% शेयर के साथ दूसरे स्थान पर रहा। 13.4% मार्केट शेयर के साथ बिग एफएम इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गया है। सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक यहाँ रेडियो सबसे ज़्यादा सुना गया। दिल्ली में 12 साल के ऊपर आयु वर्ग के 16.5 मिलियन श्रोताओं में 21.7% मार्केट शेयर के साथ फीवर एफएम इस लिस्ट में पहले नंबर पर रहा है। दिल्ली के मार्केट में 13.8% शेयर के साथ रेडियो एफएम दूसरे नंबर पर और 12% शेयर के साथ बिग एफएम तीसरे नंबर पर रहा है। यहाँ श्रोताओं की संख्या सबसे ज़्यादा सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच रही। बेंगलुरु के मार्केट को देखें तो यहाँ 5.3 मिलियन श्रोताओं में 24.5% लोगों ने बिग एफएम को सुना और ये इस लिस्ट में टॉप पर रहा। रेडियो सिटी 23.6% के साथ दूसरे और फीवर एफएम 16.2% के साथ तीसरे स्थान पर रहा। यहाँ सुबह 9 से 10 बजे के बीच श्रोताओं की संख्या सबसे ज़्यादा थी। वहीं कोलकाता में एफएम सुनने वाले 9.1 मिलियन श्रोताओं में 27.7% शेयर के साथ रेडियो मिर्ची टॉप पर रहा, जबकि 27.3% श्रोताओं के साथ बिग एफएम इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रहा। इसके बाद इस लिस्ट में 16.4% के साथ रेडियो एफएम का नंबर रहा। सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक यहाँ रेडियो सबसे ज़्यादा सुना गया। इस अवधि में मुंबई के मार्केट को छोड़कर सभी मार्केट्स में रेडियो की पहुंच काफ़ी रही। सभी मार्केट्स में घर के बाहर रेडियो सुनने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ पत्रकार श्री रास बिहारी द्वारा बंगाल की राजनीति पर लिखी 3 पुस्तकों की सराहना करते हुए कहा है कि दशकों के सियासी इतिहास को निष्पक्षता और सही तथ्यों के साथ रेखांकित करते हुए प्रस्तुत करना महती श्रम का कार्य है। इससे रास बिहारी ने बखूबी साकार किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें गत 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर कोलकाता प्रवास के दौरान विक्टोरिया हॉल में पुस्तकों के लेखक रास बिहारी से मुलाकात के दौरान कही। ये जानकारी देते हुए श्री रास बिहारी ने बताया कि इस विशेष मुलाकात के दौरान उन्होंने अपनी तीनों पुस्तकें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भेंट की। इस दौरान पीएम ने कहा कि उन्हें उनके लेखन कार्य को आगे जारी रखना चाहिए। रास बिहारी ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा मेरे प्रयासों की सराहना मेरे लिए बहुत मायने रखती है। पश्चिमी बंगाल की राजनीति पर रास बिहारी के अब तक 3 पुस्तकें बाजार में आ चुकी है। तीनों पुस्तकें रक्तांचल बंगाल की रक्तचरित राजनीति, रक्त रंजित बंगाल लोकसभा चुनाव 2019 तथा बंगाल वोटों का खूनी लूटतंत्र को यश पब्लिकेशन ने प्रकाशित किया है। वरिष्ठ पत्रकार श्री रास बिहारी लंबे समय तक दिल्ली पत्रकार संघ के अध्यक्ष और महासचिव रहे।
वर्तमान समय में वह नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के अध्यक्ष हैं। तीनों पुस्तकों की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। रक्तांचल बंगाल की रक्तचरित राजनीति। तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी के 2011 में मुख्यमंत्री बनने के बाद पश्चिमी बंगाल में राजनीतिक हिंसा बंद होने की संभावना जताई गई थी। ममता बनर्जी के राज में हर चुनाव में विरोधी दलों की राजनीतिक हिंसा की आशंका सच साबित हुई है। पुस्तक में 2014 के लोकसभा और 2016 के विधानसभा चुनाव के साथ उपचुनावों में हिंसा धांधली की घटनाओं का विस्तार से उल्लेख किया गया है। पुस्तक बताती है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता कटमनी सिंडिकेट को लेकर संघर्ष, ठेके कब्जाने के लिए खून खराबा, रंगदारी वसूलने और अवैध धंधों पर कब्जा करने के लिए किस तरह एक दूसरे को काटते रहे और बमों से उड़ाते रहे। रक्तचरित बंगाल। लोकसभा चुनाव 2019। पुस्तक में 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदान से पहले, मतदान के दौरान और मतदान के बाद राजनीतिक हिंसा का विस्तार से वर्णन किया गया है। 2019 में राजनीतिक हिंसा में मारे गए लोगों और घायलों के उदाहरण रक्त रंजित बंगाल में प्रमाण दे रहे हैं। राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में आतंक फैलाने के लिए कैसे जगह जगह घरों को फूंका गया। राजनीतिक संघर्ष को लेकर हुए बमबाजी और गोलीबाजी से शहर और गांव के लोग कैसे पूरे साल दहलते रहे। बंगाल वोटों का खूनी लूट तंत्र। पश्चिमी बंगाल में नक्सलवाद पनपने के बाद पिछले 50 वर्षों की राजनीतिक हिंसा से पूरी तरह परिचित करती पहली पुस्तक। 1967 में किसानों के आंदोलन, उद्योगों में बंद और हड़ताल, विद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों में बमों के धमाके तथा रिवॉल्वर से निकलती गोलियों के साथ अराजकता भरे आंदोलन की जानकारी। 1972 में कांग्रेस के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय के दमन चक्र के बाद 1977 में वाम मोर्चे की सरकार के गठन के बाद राजनीतिक हिंसा का विस्तृत विवरण है। कहते हैं अगली खबर की तरफ। सार्वजनिक सेवा प्रसारक प्रसार भारती और नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने कंटेंट पार्टनरशिप की घोषणा की है। इस पार्टनरशिप के तहत प्रसार भारती के स्पोर्ट्स चैनल दूरदर्शन स्पोर्ट और उसके यूट्यूब चैनल प्रसार भारती स्पोर्ट्स पर NBA के क्लासिक कंटेंट, डॉक्यूमेंट्री, गेम हाइलाइट्स और घोषणाओं का प्रसारण किया जाएगा। NBA इंडिया के ग्लोबल कंटेंट और मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन के हेड सनी मलिक का कहना है, NBA की खास प्रोग्रामिंग और हाइलाइट्स की पेशकश के लिए प्रसार भारती के साथ पार्टनरशिप कर हम बेहद खुश हैं। प्रसार भारती ने भारत में NBA के प्रशंसकों की संख्या बढ़ाने और उन्हें देशव्यापी कंटेंट प्रदान करने के हवाले विजन को साझा किया है। वहीं दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल का कहना है कि देश में दूरदर्शन स्पोर्ट्स का खास स्थान है। उन्होंने कहा, हम DD स्पोर्ट्स के कंटेंट को और मजबूती प्रदान करने में जुटे हैं और NBA की प्रोग्रामिंग में सपोर्ट क्लस्टर के तमाम तरह की पेशकश शामिल है। हम भारत में प्रशंसकों के लिए आसान पहुंच बनाने और उन्हें दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक के बारे में बताना चाहते हैं। भारतीय प्रशंसक NBA को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं और नवीनतम खबरों, अपडेट्स, स्कोर, शेड्यूल्स, वीडियोस आदि के लिए NBA के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली पुलिस के नए मुख्यालय के सामने पत्रकार जमा हो गए हैं। मनदीप की गिरफ्तारी के विरोध में मनदीप को गिरफ्तार किया गया है। किसान आंदोलन को स्वतंत्र पत्रकारों ने कवर किया। अगर ये पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर रिपोर्ट ना कर रहे होते तो किसानों को ही खबर नहीं होती कि आंदोलन में हुआ क्या है। फेसबुक लाइव और यूट्यूब चैनलों के जरिए गोदी मीडिया का मुकाबला किया गया। अब लगता है सरकार इन पत्रकारों को भी मुकदमों और पूछताछ से डराकर खत्म करना चाहती है। ये बेहद चिंताजनक है। बाद में FIR के जरिए पत्रकारिता को बची खुची जगह भी खत्म हो जाएगी। जिस तरह से स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पुनिया और धर्मेंद्र को पूछताछ के लिए उठाया गया, उनकी निंदा की जानी चाहिए। आम लोगों को समझना चाहिए कि क्या वे अपनी आवाज़ से हर दरवाजे को इस तरह से बंद होते देखना चाहेंगे। एक पत्रकार पर हमला जनता की आवाज़ पर हमला है। जनता के अनुरोध है कि इसका संज्ञान ले और विरोध करें। मनदीप को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। दिल्ली पुलिस के अफसर भी ऐसी गिरफ्तारियों को सही नहीं मानते होंगे।
फिर ऐसा कौन उसके करवा रहा है कि अब ये काम करना पड़ रहा है। हम उनकी नैतिक दुविधा समझते हैं, लेकिन संविधान ने उन्हें कर्तव्य निभाने के पर्याप्त अधिकारी दिए हैं। अफसरों को भी पत्रकारों की गिरफ्तारी का विरोध करना चाहिए। आभार। समाचार फॉर मीडिया, भरास फॉर मीडिया, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। जेडीसी मंत्रा।